आप ब्लॉक पे चले जाएं, वहां अनेकों दलाल इस उम्मीद में बैठे हैं कि आज वृद्धा पेंशन का कोई लाभुक आएगा और उसको 3 महीने के चक्कर के लिए हम इतना रुपए वसूलें। कि हमारे जो युवा हैं उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो इस कदर घटी हुई है। तो ये जो है ना, ये आपने एक ऐसा रास्ता पकड़ा जिससे सब कोई मानता है कि ये तो बड़ा ही हास्यास्पद उत्तर है भाई। लाखों जो लड़के हैं सड़कों पे आ गए, लाखों जो युवा हैं वो इस बात से दुखी हैं कि सरकार में इकबाल कुछ है, इकबाल बचा ही नहीं है और सरकार ने हमारी आबरू दोनों खरीद ली। तो ये जो चुनाव है ईमान का चुनाव है। हम लड़ रहे हैं झारखंड के ईमान के लिए और ये जो तीनों दल हैं जो आज शासन में हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, 1950 के दशक में पहली बार जयपाल सिंह मुंडा ने पृथक झारखंड की बात की, कांग्रेस ने खरीद लिया उनको। 80 के दशक में एक बार फिर से जैसे ही शिबू सोरेन जी ने इस मसले को उठाया, शिबू सोरेन को आपने हाईजैक कर लिया। 90 के दशक में आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि अगर झारखंड बना तो मेरे सीने से होकर के गुजरना होगा, मेरी लाश पे बनेगी। आज देखिए विडंबना ये कि तीनों पार्टियां इकट्ठे यहाँ शासन में पिछले 5 वर्षों से, मगर इस चतुराई को जनता समझ चुकी है। इस बार इनको कायदे से निरस्त करेगी। झारखंड में देख लीजिए यहाँ भ्रष्टाचार कितने चरम पर है, कहीं कोई नियम कानून से मतलब ही नहीं है। सारे अधिकारी भी पस्त है, सारे लोग पस्त। बस एक ही फॉर्मूला पर यहाँ चल रहा है कि बस सिल्वर टॉनिक इज द बेस्ट टॉनिक। जो कर रहा है उसको मेरिट से कोई मतलब नहीं। तो अब झारखंड को कहते हैं ना कि रत्न गर्भा धरती है ये, इसके गर्भ में सच्चाई भी है कि रत्न ही रत्न भरा हुआ है, लेकिन इसके गोद में पलने वाले बच्चे आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए एक मेजॉरिटी में वो लोग मोहताज हैं उसके लिए। धनबाद के विधायक राज सिन्हा हैं। एक्चुअली इन्होंने जनता के बीच में जा करके हर दुख में इस समृद्ध एक कहानी हम यहाँ कह देना चाहते हैं कि हमारी पत्नी बीमार थी, हम हॉस्पिटल में थे, हमारे पास 500 रुपया था और नर्सिंग होम में हमको 10,000 रुपया देना था। भगवान ने उनको भेजा और इन्होंने फोन किया कि पाठक जी आप कहाँ हैं। हम कहे कि हॉस्पिटल में। हम कहें कि आपको क्या तकलीफ है। हमने कहा तो हमको 9,000 रुपया चाहिए। उन्हें 10,000 रुपया हॉस्पिटल में देकर हमको जनता के हर गरीब में सम्मिलित होते हैं और इनको विजयी बनाने के लिए हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप एक ऐसी सरकार का निर्माण करना चाहते हैं जो जन सरोकारों से जुड़े हुए विषयों को अपना मानती हो, जो सरकार जनता के दरवाजे तक जाए और उनके दरवाजे पे दस्तक दे और जब दरवाजा खुले तो न सिर्फ उनसे उनका हाल चाल पूछे, न सिर्फ गोठ बात करे, मगर उनके विषयों को, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी उम्मीदों को लेके वहां से अपने दफ्तर में लौटे। हम ऐसी सरकार चाहते हैं। मसलन 50 साल की उम्र आपकी पूरी हो गई। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में क्या जरूरी है किसी से एक आवेदन मंगाने की वृद्धा पेंशन के लिए? होना तो ये चाहिए कि जैसे आपने 50 साल की उम्र पूरी की, आपके पास डेटाबेस है सबके आधार कार्ड का, उसको एक संदेश आना चाहिए कि जनाब आपने 50 साल की उम्र पूरी कर ली है, बहुत बहुत बधाई हो, आपका वृद्धा पेंशन स्वीकृत किया जाए स्वतः। इसमें कोई इंटरमीडिएरी की जरूरत क्या है? आप ब्लॉक पे चले जाएं, वहां अनेकों दलाल इस उम्मीद में बैठे हैं कि आज वृद्धा पेंशन का कोई लाभुक आएगा और उसको 3 महीने के चक्कर के लिए हम इतना रुपए वसूलें। किसी भी फॉर्म को ले, क्यों जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। सरकार को उसके घर जाना चाहिए। और आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में नहीं, गोगो हमारे वॉलंटियर्स गए, दोनों में बुनियादी अंतर यही है। एक में हमारे वॉलंटियर्स गए थे
हमने कहीं ऐसा नहीं था कि ब्लॉक में कहा कि आप आइए और फॉर्म भरिए, नहीं, हमारे वॉलंटियर्स गए, उनके घरों तक गए, उनके साथ बैठे और उनका फॉर्म खुद भरा। उसकी एवज में 400 रुपए नहीं लिए। ये बुनियादी फर्क है। और आपने जो मैया योजना की बात कही, आखिर 56 महीने बीतने के बाद सहसा ऐसा क्या हुआ कि आपको याद आया कि एक ऐसा तुरुप का पत्ता चला जाए जिससे हम यहाँ की जो भूख में, गरीबी में डूबी हुई आबादी है उसको जरा सा प्रसन्न कर दें। और आपने 1000 की एक योजना ऐसे ही लागू कर दी। इसका कोई बजटरी एलोकेशन तो है नहीं। आपने पूछिए इनसे, वृद्धा पेंशन आपने बंद कर दिया और मैया योजना आपने लागू कर दी। उसके संदर्भ में अगर आप देखें तो जो गोगो दीदी योजना है वो एक मैनिफेस्टो में दर्शाया गया पॉइंट है। हमने ये कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये तुरंत लागू करेंगे, पहले कैबिनेट में लागू करेंगे। दोनों में बुनियादी अंतर, इस अंतर को भाजपा ने भी समझा है, हम लोगों ने भी समझा है। लोकसभा का चुनाव हमने साथ लड़ा, हम विजयी हुए। विधानसभा आते आते किन्हीं कारणों से हमारा एका टूट गया। इस एकत्व के भंग होते ही हम भी नष्ट हुए, भाजपा भी नष्ट हुई, हम सरकार से बाहर हुए। मगर सदन में हम बैठे एक साथ, सदन में हम इकट्ठे बैठे और दोनों पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए 5 वर्षों तक इकट्ठे बैठे और हमने अनुभव किया कि जब कभी एकत्व टूटता है, जब कभी एकता खंडित होती है तो हम परास्त होते हैं। यही तो बात है बटोगे तो कटोगे में, कि अगर आप बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे। एक है तो सेफ है। ये तो 5 भाई हैं, बटे हुए हैं, पूरे गांव में उनकी चर्चा होती है। आपने सुना है ना कि घर का भेदी, घर में अगर विभीषण हो तो लंका अवश्य जलेगी। मैं इसको संख्या में तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बहुत ही प्रचंड बहुमत है हमारे पक्ष में और हम बहुत कंफर्टेबल हैं, उससे बहुत उत्साहित हुए हैं। जो महिलाओं ने जिस तरीके से घर से निकल करके ऐसी सरकार को, जिसने चुनाव के 2 महीने पहले एक रिश्वत देने की कोशिश की थी, उसको नकारने की पूरी निष्ठा के साथ, पूरी तत्परता के साथ उन लोगों ने उसको नकारने के लिए अपना मत दिया। सभी 81 सीटों पे हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे एनडीए फोल्डर के प्रत्याशी हैं। हम 81 सीटों पे लड़ रहे हैं, हम 6 सीटों पे नहीं लड़ रहे हैं। ये आपको मैं बता दूं। और इसका आप देख रहे होंगे स्पष्ट प्रतिछाया जब वो बोलते हैं, जब जो उनके नेता बोलते हैं उसमें उनकी हताशा स्पष्ट रूप से झलकती है। हम 81 सीटों पे लड़ रहे हैं और बुनियादी तौर पर उन मसलों को लेकर के खड़े हैं। जैसे मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि हमारे जो युवा हैं उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो इस कदर घटी हुई है। तो ये जो है ना, ये आपने एक ऐसा रास्ता पकड़ा जिससे सब कोई मानता है कि ये तो बड़ा ही हास्यास्पद उत्तर है। भाई, पुलिस में 10 किलोमीटर की दौड़ नियमित रूप से होती है, हर शनिवार को 10 किलोमीटर की दौड़ होती। आज तक तो कोई नहीं मरा। आपने साहब एसओपी का पालन ही नहीं किया। आपने जो मेडिकल रेस्क्यू टीम होती है, रिस्पांस टीम होती है, उसका गठन ही नहीं किया। जिस समय ऑक्सीजन चाहिए था उस बच्चे को, उस समय ऑक्सीजन आपने नहीं दिया। आपने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। एक दिन में कहीं 6-6 हजार एक सेंटर पे भर्तियां होती हैं, मगर आपने ऐसा किया तो 583 के अगेंस्ट में आपने 20 नवयुवकों की जान ली और सीजीएल के पर्चे आपने 30-30 लाख में बेचे। फिर आपकी आत्मा अचानक से जागृत हुई। आपने जो उसके जो अध्यक्ष थे बोर्ड के, उन्होंने इस्तीफा दिया। किसी भी पदाधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ लोगों को, चंद लोगों को आपने पकड़ा जो एजेंट्स थे, मगर बड़े अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा ये हुआ, दूसरी बार फिर परीक्षा हुई, फिर वही हुआ। लाखों जो लड़के हैं सड़कों पे आ गए। लाखों जो युवा हैं वो इस बात से दुखी हैं
इस सरकार में इकबाल कुछ है, इकबाल बचा ही नहीं है, और सरकार ने हमारी आबरू दोनों खरीद ली। तो ये जो चुनाव है, ईमान का चुनाव है। हम लड़ रहे हैं झारखंड के ईमान के लिए, और ये जो तीनों दल हैं जो आज शासन में हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, 1950 के दशक में पहली बार जयपाल सिंह मुंडा ने पृथक झारखंड की बात की, कांग्रेस ने खरीद लिया उनको। 80 के दशक में एक बार फिर से जैसे ही शिबू सोरेन जी ने इस मसले को उठाया, शिबू सोरेन को आपने हाईजैक कर लिया। 90 के दशक में आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि अगर झारखंड बना तो मेरे सीने से होकर के गुजरना होगा, मेरी लाश पे बनेगी। आज देखिए विडंबना ये कि तीनों पार्टियां इकट्ठे यहाँ शासन में पिछले 5 वर्षों से, मगर इस चतुराई को जनता समझ चुकी है। इस बार इनको कायदे से निरस्त करेगी, और हम बिल्कुल आश्वस्ति के भाव से आपको बोल रहे हैं, न सिर्फ हम सत्ता में आ रहे हैं बल्कि प्रचंड रूप से सत्ता में आ रहे हैं, और एक ऐसी निर्भीक और निडर सरकार बनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ यहाँ के हितों के लिए लड़ेगी बल्कि राष्ट्र के हितों के लिए भी लड़ेगी। ये कहते हैं हमारे यहाँ तो घुसपैठ है नहीं, भाई लॉ एंड ऑर्डर आपका सब्जेक्ट है। अमेरिका जैसा देश कहता है कि हाँ हमारे यहाँ 1.5 करोड़ लोग आ गए हैं, घुसपैठियों को भी देंगे। तो वो कश्मीर से आए हैं ना, कश्मीर में हर रोज घुसपैठ होती है, उनकी इस आदत पड़ गई है। मगर इस बार अभी की जो सरकार है उसमें इन्होंने शिरकत नहीं की, क्योंकि ये लज्जावश उस सरकार में इन्होंने इकट्ठे साझा ढंग से चुनाव तो लड़ा, मगर इनको हिम्मत नहीं हुई उस सरकार में शामिल होने की। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, कांग्रेस निरस्त खारिज हो चुकी पार्टी है, क्योंकि राजवंश पर आधारित है। और अभी आपने देखा होगा हरियाणा चुनाव में जो शोर था, शोर का जो अतिरेक था, उसमें कांग्रेस पार्टी डूब गई। उन्होंने इंडी गठबंधन में जितने भी दल हैं किसी से समझौता नहीं किया, नतीजा ये हुआ कि ध्वस्त हो गए। इस बार नहीं, पिछली बार भी आपने लोकसभा चुनाव के समय हमारा इंटरव्यू किया था, और हम लोग का जब गठबंधन हो गया, भाजपा का, जनता दल यू, आजसू और लोजपा रामविलास का, तो उस समय से हमारे मुख्यमंत्री बिहार के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी का स्पष्ट निर्देश है कि हम लोग को एकजुट होकर के, और हम लोगों को जो भी भाजपा के प्रत्याशी हैं या जहां जदयू के प्रत्याशी है या जहां आजसू के प्रत्याशी हैं, उनको तन मन धन से मदद करना है। तो देखिए एक्यूरेट तो बोलना ठीक नहीं है, लेकिन वो तो 23 तारीख को आपको ही मालूम होगा, हमको ही मालूम होगा, सबको मालूम हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पे काफी बढ़त जो कहा इन्होंने 2/3 के हिसाब से यहाँ मैंने एनडीए गठबंधन की जीत होगी। नहीं, देखिए एक बात आपको बता दें अभिषेक जी, जिस दिन झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ था उस समय बिहार के लोगों में बहुत बिहार के लोग मायूस हो गए थे, बल्कि हंसी मजाक में कहते थे लोग कि अब बिहार में बचेगा क्या, सारा कल कारखाना, सारा उद्योग धंधा, सारी खनिज संपदा झारखंड में रह गई। और अब बिहार में लोग बोलते थे कि अब 3 चीज बचेगा, लालू, आलू और बालू। लेकिन जब 2005 में एनडीए फोरम से नीतीश कुमार जी ने बिहार की कमान संभाली, तो यह इतना तेजी से परिवर्तन हुआ कि आज बिहार देखिए कहां से कहां है। दूसरी ओर झारखंड में देख लीजिए, यहाँ भ्रष्टाचार कितने चरम पर है, कहीं कोई नियम कानून से मतलब ही नहीं है, सारे अधिकारी भी पस्त है, सारे लोग पस्त। बस एक ही फॉर्मूला पर यहाँ चल रहा है कि बस सिल्वर टॉनिक इज द बेस्ट टॉनिक, जो कर रहा है उसको मेरिट से कोई मतलब नहीं। तो अब झारखंड को कहते हैं ना कि रत्न गर्भा धरती है ये, इसके गर्भ में सच्चाई भी है कि रत्न ही रत्न भरा हुआ है, लेकिन इसके गोद में पलने वाले बच्चे आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए एक मेजॉरिटी में वो लोग मोहताज हैं उसके लिए। 100% बदलाव होना ही है, निश्चित है वो, और मजबूत बदलाव होगा।